आईसीटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को आसान सहज हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर बटन पर क्लिक करके ज़रूर शेयर करिए, लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं ओ लेवल कोर्स के बारे में। ओ लेवल कोर्स में एक पेपर होता है सी प्रोग्रामिंग का। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें जो आगे जुलाई 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैंने थ्योरी के लिए कुछ गेस्ट पेपर लॉन्च किए थे। आज मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर होगा। मेरे कई व्यूअर के द्वारा ये डिमांड था कि एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा आपको पता होगा कि सी का जो पेपर होता है, इसका जो पार्ट 1 होता है, इसमें आपको 40 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें 10 नंबर जो होता है ये मल्टीपल चॉइस का होता है, 10 फिल इन द ब्लैंक होता है, 10 ट्रू फॉल्स होता है, 10 मैचिंग होता है। तो मैं आज आपके सामने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसी को ही आप रट लीजिए, यही ही आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक आपको पैटर्न बताने का कि इस प्रकार का क्वेश्चंस आएगा, यही ही आएगा, ये मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मैं केवल एक डेमो दे रहा हूँ कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने अपने अनुभव से एक 10 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो पीछे एग्जाम में कई बार आए हैं। उन्हीं 10 क्वेश्चन को मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही मैं आगे वीडियो डालूंगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का दूंगा, 10 मैं आपको मैचिंग का दूंगा, 10 मैं आपको फिल इन द ब्लैंक का दूंगा। तो चलिए मैं आपके सामने पार्ट 1 में जो 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला आता है, ये एक एक नंबर का होता है और ये सारे करने होते हैं। फिलहाल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आज आपके सामने 10 MCQ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, इसे पूछा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीवर्ड यूज्ड फॉर स्टोरेज क्लास। तो अगर आप याद करिए तो मैंने एक वीडियो स्टोरेज क्लास का बनाया था। मैंने बताया था कि 4 स्टोरेज क्लास होते हैं, ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर और स्टैटिक। तो स्टोरेज क्लास से देखिए एक क्वेश्चन एक नंबर का आ ही गया। तो अगर आपको चारों स्टोरेज क्लासेस के बारे में आता है तो मान के चलिए कि आपके एग्जाम में 2-4 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है। तो इसमें प्रिंट एफ ये सब लिखा हुआ है। तो ऑटो जो है वो आपके स्टोरेज क्लास का एक स्टोरेज क्लास है, तो इसका जो राइट जवाब होगा वो आपका ऑटो होगा। तो ऐसे ही आपको स्टोरेज क्लास के संबंधित एक नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपको चारों स्टोरेज क्लासेस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब अगले वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 12 एक डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। तो खैर इसका जवाब आप में से कई लोगों को पता है। आप 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करना जानते ही हैं। तो 12 को आप 2 से डिवाइड करिए और जब तक डिवाइड करते रहिए जब तक वो 2 से होता रहे, उसके शेषफल को एकत्र करके नीचे से ऊपर तक के आप लिखेंगे। तो इसका जो जवाब आएगा वो 1100 होगा। तो मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि यही ही क्वेश्चन आएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वो आपसे कोई एक दूसरा नंबर पूछ सकते हैं। यहाँ डेसिमल को बाइनरी की बात चली, हो सकता है बाइनरी डेसिमल पूछ लें, हेक्सा में पूछ लें, तो उसका एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारे सी लैंग्वेज में एक टॉपिक होता है कि हमारे जो सी के ऑपरेटर्स होते हैं उनमें प्रायोरिटी किसकी होती है, किस ऑपरेटर को पहले प्रोसीड करता है, संचालित करता है हमारा सी लैंग्वेज। तो आपको इसके लिए ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का एक टॉपिक होता है, किसका हायर प्रायोरिटी होता है, उसके आधार पे हमारे एक्सप्रेशन का मूल्यांकन होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछने का मकसद ये है कि आपके सामने ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें कई ऑपरेटर हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, सब्ट्रैक्शन,
तो किन किन ऑपरेटर का मूल्यांकन पहले होगा, किसका प्रायोरिटी पहले होगा, ये यहाँ पूछने की बात चल रही है। तो यहाँ हमारा जो रूल होता है मैथ में, बॉर्ड मैथ्स, उसको एग्जैक्ट हमारा सी नहीं फॉलो करता है। इसके लिए आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का एक टॉपिक है वो देखना पड़ेगा। तो फिलहाल इसका जवाब आपका ए वाला होगा। इसमें पहले वो मल्टीप्लाई को मूल्यांकन करेगा, फिर डिवीजन को करेगा, फिर आपका परसेंटेज करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा और आपका इक्वल करेगा। तो ये आपका एक जवाब है। एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। हमारे लिए एक फंक्शन होता है strcmp, स्ट्रिंग हैंडलिंग। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें strcmp, strcat, strcpy करके फंक्शन थे। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए एक फंक्शन होता है strcmp। इसके मदद से हम लोग दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। तो जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों स्ट्रिंग आपके आइडेंटिकल है, माने सेम है, तो वो क्या रिटर्न करता है जवाब, ये यहाँ पूछने की बात हो रही है। तो वो करेगा क्या कि आप जब दो स्ट्रिंग को चेक करते हैं तो आपके स्ट्रिंग में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके आस्की कोड से वो स्टैकिंग करने का काम करता है। तो दोनों अगर स्ट्रिंग सेम होंगे तो जवाब आता है 0, और अगर सेम नहीं होंगे तो 0 के बजाय कोई वैल्यू जनरेट होती है। तो यहाँ इसका जवाब आपका 0 होगा। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है, तो इनमें से कौन गलत असाइनमेंट स्टेटमेंट है, गलत, सही नहीं, इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये वैलिड है, आप इस तरीके से सी में कर सकते हैं। ये भी वैलिड है, इसका मतलब वैल्यू इक्वल वैल्यू प्लस 10 है। ये भी वैलिड है। यहाँ टर्नरी ऑपरेटर का यूज हुआ है कि अगर ये कंडीशन 2 है तो माई में 0 असाइन होगा, अन्यथा 9 होगा। पर ये इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ आपका इक्वल प्लस फिर इक्वल लगा हुआ है, तो ये आपका इनवैलिड है। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल सकता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट असाइनमेंट है, इनमें से कौन इनकरेक्ट असाइनमेंट है। तो क्वेश्चंस को नहीं रखना है, यहाँ पे एक पैटर्न समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ की बात की जाए तो आपके स्ट्रिंग हैंडलिंग में लगभग 6-7 फंक्शन पढ़ाए गए हैं, तो उनमें से किसी एक फंक्शन की बात चल सकती है। असाइनमेंट ऑपरेटर में भी आपकी कुछ बात चल सकती है। अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है, आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। यहाँ हुआ ये है कि i की वैल्यू 4 ली गई है और x में ये एक्सप्रेशन लिखा गया है और x को प्रिंट किया गया है और आपसे पूछा गया है कि आप आउटपुट बताओ कि क्या आएगा, माने x की वैल्यू क्या होगी। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे इसका जवाब 18 देंगे। कैसे 18 देंगे, यहाँ प्लस प्लस है तो ये प्री इंक्रीमेंट है, तो ये 5 हुआ, ये 6 हुआ और ये 7 हुआ। तो 5, 6, 7 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। पर ये गलत जवाब होगा। यहाँ आपका जवाब जो होगा वो 21 होगा। कैसे होगा समझा जाए। तो देखिए ये आपके प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट अगर होता तो बाद में प्लस प्लस लगता। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब उसकी वैल्यू तुरंत बढ़ जाए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 स्टेप में एग्जीक्यूट होगा। पहले क्या करेगा, 5, 6, 7, 5 मतलब प्लस प्लस आई की वैल्यू 4 है तो 5 हुआ, प्लस प्लस आई, चूंकि यहाँ 5 हुआ था तो 6 हुआ, प्लस प्लस आई तो आई की वैल्यू यहाँ 6 थी तो 7 हुआ। तो यहाँ अगर आप देखें तो आई की वैल्यू बढ़ते हुए क्या हो गई, 7 हो गई। अब दूसरे स्टेप में क्या करेगा, आई तीनों को जोड़ेगा। चूंकि पहले ये आपके इंक्रीमेंट वाले को काम करेगा, फिर अर्थमेटिक का जो प्लस है उसे बाद में करेगा। क्योंकि तीनों का इंक्रीमेंट होने पे आई की वैल्यू 7 हुई, तो जब आई को आप जोड़ोगे तो 7 + 7 + 7 आएगा, इसलिए जवाब आपका यहाँ पे 21 आएगा। तो आपको यहाँ जल्दबाजी नहीं करना है। इसका आपको एक आध नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर आधारित होगा। यहाँ अगर आई ना हो के अलग अलग एक 3 वेरिएबल होते तो कंफ्यूजन नहीं होती, पर यहाँ तीनों एक जैसे वेरिएबल है, तो ऐसे स्थिति में पहले इंक्रीमेंट आप कर लीजिए और जो लास्ट वैल्यू आई की बने उसी को ही आप अर्थमेटिक वाले ऑपरेटर से मूल्यांकित करके इसका जवाब देंगे तो 21 आपको मिलेगा। ऑटो, देखिए यहाँ स्टोरेज क्लास का एक क्वेश्चन और आ गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ऑटो के जरिए वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी में कहाँ पे एलोकेट होते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने एक टेबल में इन्हें दिखाया था कि इसका वैल्यू जो होता है वो स्टोर होता है स्टैक में। तो ऑटो वेरिएबल मेमोरी में एलोकेट होते हैं स्टैक में, ये इसका जवाब है। एंड ऑफ फाइल, हम लोग फाइल हैंडलिंग का काम करते हैं, तो हमारे फाइल का डेटा खत्म हुआ कि नहीं हुआ उसे जांचने के लिए एक
कीवर्ड होता है EOF, तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका EOF होगा। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका 4 रिजल्ट नीचे नहीं दिख पा रहा होगा, मैं भी ओरली बता दूंगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक वेरिएबल लिया गया है स्टैटिक टाइप का जिसकी वैल्यू x है। तो आपको पहले ही बताया गया था कि स्टैटिक के जरिए जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ लिखा गया है इफ x प्लस प्लस लेस देन 2, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेन को वो कॉल करे। क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 0 थी तो ये प्लस प्लस से 1 हुआ, तो 1 2 से छोटा है तो ये मेन फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये x की वैल्यू फिर से 0 नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक का नेचर होता है कि ये लेटेस्ट वैल्यू को मेंटेन करता है। मैंने एक वीडियो उसका बनाया है। तो x की वैल्यू अब पीछे 1 थी तो यहाँ पे 2 हुई, तो 2 होने पे 2 से लेस देन, यानी अभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है तो ये मेन को कॉल करेगा। और x की वैल्यू 3 होगी तो 3 2 से छोटा नहीं रहेगा तो वो मेन से बाहर आ जाएगा। तो इसका जो 4 जवाब है, इस जवाब में आपको एक जवाब मिलेगा इनफाइनाइट है, एक जवाब मिलेगा कि एरर है, और इसमें एक जवाब आपको मिलेगा कि ट्विस्ट मेन फंक्शन को 2 बार कॉल करेगा। तो इसका सही जवाब ये है कि ये मेन फंक्शन को 2 टाइम रिपोर्ट करेगा। ये इसका जवाब आता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, डू वाइल लूप जो होता है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर इस लूप को आप चलाते हो तो भले ही कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो आपको बताया गया था कि डू वाइल जो होता है ये पोस्ट टेस्टेड होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। इसमें नीचे सब चेक किया आता है, तो कंडीशन चाहे फॉल्स हो मगर आपका लूप एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट कर ही जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका जवाब सही 1 होगा। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं। इन 10 क्वेश्चन को मैंने इसलिए नहीं दिया कि इन्हीं को ही रट लीजिए ही आ जाएगा। मैंने कोशिश किया है आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन किस पैटर्न के आते हैं। तो अगर इन्हें देखो तो स्टोरेज क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 नंबर का स्टोरेज क्लास यहाँ आ गया। और अगर आप देखो तो स्टोरेज क्लास के संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, और स्टोरेज क्लास से कहीं ना कहीं यहाँ भी संबंध है जो कि स्टैटिक यूज किया गया है। अगर यहाँ स्टैटिक ना लिखा होता, खाली इंट x लिखा होता तो ये गार्बेज वैल्यू हो जाता, तो ये कंडीशन फॉल्स आती, तो आपका ये मेन फंक्शन को एक को बार रिपोर्ट नहीं करता। तो इन चीज़ों का ध्यान देना होता है कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस तरीके से किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको मल्टीपल चॉइस के बारे में एक आइडिया दिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। इसी के साथ मैं अपना आज का क्लास यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।